हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्युत धारा नामक इस अध्याय में, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जाना था और ये जाना था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। सेल जब इस प्रकार से हम बनाते हैं तो सेल के साथ ही श्रेणी क्रम में क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये प्लस और ये माइनस। तब हम लोगों ने जो संबंध पाया था कि यदि सेल का विद्युत वाहक बल E हो तो E इक्वल टू टर्मिनल वोल्टता V हो तो V प्लस I इंटू स्मॉल r, जहां पर E क्या है, इस सेल का विद्युत वाहक बल, V टर्मिनल वोल्टता है। जब हम सेल को उपयोग करते हैं तब दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर टर्मिनल वोल्टता, और इसमें I क्या है, इस सेल में प्रवाहित होने वाली धारा, और स्मॉल r है इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब हम इस वीडियो में जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में सेलों का संयोजन करेंगे उस समय इस संबंध का, इस सूत्र का बहुत ही ज्यादा उपयोग होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सेलों के संयोजन में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो और ये टॉपिक आपके लिए मक्खन हो जाए। चलिए चालू करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 सेल हैं। ये हो गया पहला सेल, ठीक है, ये हो गया दूसरा सेल, ये हो गया तीसरा सेल, ये हो गया तीसरा सेल। पहले सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो है E1, दूसरे सेल का E2 और तीसरे सेल का है E3। साथ ही साथ पहले सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3। ठीक है, अब हम इन तीनों सेलों को क्या करते हैं, पहले के अनुसार चलते हैं और श्रेणी क्रम में तीनों सेलों को जोड़ते हैं। जब हम तीनों सेलों को श्रेणी क्रम में, ये हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन कैसे होता है, श्रेणी क्रम में पहले सेल का माइनस टर्मिनल दूसरे सेल के प्लस टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। ये क्या है, प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो पहले सेल का माइनस टर्मिनल दूसरे सेल के प्लस टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, दूसरे सेल का माइनस टर्मिनल तीसरे सेल के प्लस टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। अगर और आगे हो तो तीसरे का माइनस चौथे के प्लस के साथ जुड़ा होता है। इस प्रकार का जब संयोजन होता है तो ये कहलाता है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब इस श्रेणी क्रम संयोजन में पहले चूंकि रास्ता क्या है, एक ही है, रास्ते नहीं बदल रहे हैं, उस स्थिति में हम लोगों ने एक मास्टर स्ट्रोक जाना था। क्या था वो मास्टर स्ट्रोक, ये कि यदि रास्ता बदलता है तो विद्युत धारा बदलता है, पथ बदलता है तो विद्युत धारा बदलता है। यहां पर रास्ते बदल रहे हैं क्या, नहीं, इसका भी रास्ता यही, दूसरे का भी, तीसरे का भी रास्ता यही। तो तीनों सेलों के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत धारा होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। अर्थात इस सेल के द्वारा, तीनों सेलों के द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा में इसकी सहभागिता I है तो इसकी भी I होगी, इसकी भी I ही होगी। मतलब तीनों सेलों में प्रवाहित जो धारा है वो क्या होगा, एक समान होगा। और दूसरा मास्टर स्ट्रोक हमने क्या पढ़ा था कि जब बिंदु, अलग अलग बिंदुओं के बीच का विभव अलग अलग होता है, तो यहाँ पर पहला अगर हम माने
कि पहला सेल बिंदु ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, दूसरा सेल बी और सी के बीच में जुड़ा हुआ है और तीसरा सेल सी और डी के बीच में जुड़ा हुआ है। तो ये जो संयोजन हुआ इसमें बिंदु अलग अलग हुए और जब बिंदु अलग अलग सेल जो है अलग अलग बिंदुओं के मध्य में है तो तीनों सेलों का जो विभव होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अर्थात बिंदु ए और बी के बीच का विभव V1, ठीक है, बिंदु बी और सी के बीच का विभव V2, बिंदु सी और डी के बीच का विभव मान लेते हैं V3 है। ठीक, तो अब इस सूत्र में हम आए तो अगर IR को मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो V बराबर क्या होगा, E माइनस IR, V इक्वल टू E माइनस IR। अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम यहां पर चलेंगे, मतलब अगर हम पहले सेल के लिए निकालें, पहले सेल के लिए उस सूत्र से V, अगर मैं इसका नाम V1, V2 और V3 न दे करके ऐसे नाम दे दूं कि ये विभव किसके किसके बीच का है, V A B के बीच का, ये B और C के बीच का तो V B C, और ये C और D के बीच का है तो V C D। ठीक है, तो पहले सेल के लिए V A B का मान कितना होगा इस सूत्र से, E मतलब E1 माइनस धारा तो सभी में एक समान है तो I ही रहेगा। ठीक है, और पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1। ठीक, VAB को हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है, मतलब VA माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा, E1 माइनस IR1। समीकरण नंबर 1। क्लियर हुआ इतना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझिएगा। हम लोगों ने तीन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, पहले सेल का ऋणात्मक विभव दूसरे सेल के धनात्मक विभव के साथ जुड़ा, ठीक है, दूसरे सेल का ऋणात्मक टर्मिनल तीसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल के साथ जुड़ा। इस प्रकार का जो जोड़ होता है, संयोजन होता है, ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन में चूंकि रास्ते नहीं बदलते हैं, अतः जिस तीनों सेलों के बीच की जो धारा होगी वो क्या होगी, I एक समान होगी, लेकिन बिंदुओं पर विभव बदलता है तो AB के बीच का विभव VAB, BC के बीच का विभव VCD और CD के बीच का विभव VCD है। तो इस सूत्र में हम लोगों ने ये मान दिया। अब दूसरे सेल के लिए हम निकालते हैं, दूसरे सेल के लिए V, दूसरा सेल मतलब VBC इक्वल टू E2 माइनस IR2। VBC को हम क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VC इक्वल टू E2 माइनस IR2। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम इस तीसरे सेल पर आते हैं, तो तीसरे सेल के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे सेल के लिए तीसरे सेल का विभवांतर VCD इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये E3 माइनस IR3। अब VCD का मतलब VC माइनस VD इक्वल टू E3 माइनस IR3। समीकरण नंबर हो गया 3। अब हम क्या करते हैं, सेलों का संयोजन करने के पश्चात क्या बनता है, तुल्य परिपथ। क्या बनेगा, तुल्य परिपथ। अब तुल्य परिपथ बनेगा तो तुल्य परिपथ मतलब क्या होता है, ये बन गया हमारा क्या, तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ का जो विद्युत वाहक बल क्या होगा, E तुल्य होगा। तुल्य परिपथ का जो आंतरिक प्रतिरोध हो क्या होगा,
वो आर तुल्य होगा। ठीक है, विभव किसके किसके, ये तुल्य बनेंगे तो किसके किसके बीच का है, ये ए और डी के बीच का विभव होगा। ठीक है, और ए और डी के बीच का विभव यदि हम मान लेते हैं कितना है, वी कितना है, ए डी, यही होगा ना दोनों बीच के का विभवांतर। और चूंकि रास्ता एक ही है तो इससे प्रवाहित धारा कितना होगा, आई। तुल्य का मतलब तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। तुल्य का मतलब ये है कि जैसे 3 मजदूर मिलकर किसी कार्य को 3 घंटे में करते हैं, उसी कार्य को अगर एक अकेला मजदूर 3 घंटे में करता है तो एक मजदूर द्वारा किया गया कार्य इन तीनों मजदूरों द्वारा किए गए कार्य के क्या होता है, तुल्य कहलाता है। ठीक है, ई तुल्य का मतलब ये हुआ। तो तुल्य परिपथ के लिए क्या हो जाएगा फिर, तुल्य परिपथ के लिए वी ए डी इक्वल टू, इस सूत्र से क्या होगा, ई तुल्य माइनस आई इंटू आर तुल्य। ये हो गया समीकरण नंबर 4। उन्होंने समीकरण 1 में पाया, 2 पाया, 3 पाया, 4 पाया। अब समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो एक क्या है, वी ए माइनस वी बी प्लस, समीकरण 2 क्या है, वी बी माइनस वी सी प्लस समीकरण 3 वी सी माइनस वी डी, वी सी माइनस वी डी। अब आरएचएस में क्या है, E1 माइनस आई R1 प्लस समीकरण 2 E2 माइनस आई R2 प्लस समीकरण 3 E3 माइनस आई R3 हो गया। अब इसमें देखिए VB माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, VC माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, VA माइनस VD बराबर इधर क्या बचा, अगर मैं E को एक साथ लिखूं तो E1 प्लस E2 प्लस E3 फिर माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3, ये तीनों बचे, तीनों को एक साथ लिख दिया। जिसको नाम दे दूं मैं अगर समीकरण नंबर 5, ठीक है, या फिर एक लाइन और आगे बढ़ाता हूं मैं, तो एक लाइन और आगे बढ़ाऊंगा तो VA माइनस VD इक्वल टू क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, इनमें से माइनस आई कॉमन निकाल लो चूंकि आई तीनों में है, तो अंदर में क्या बचेगा, R1 माइनस निकल गया तो प्लस R2 माइनस निकल गया तो प्लस R3। ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 को देखें। समीकरण 4 और समीकरण 5 को हम देखेंगे तो समीकरण 4 में VAD का मतलब क्या है, यही है ना, VAD। अगर इसको एक कॉलम और मैं आगे बढ़ाऊं तो ये क्या मिलेगा, VAD इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 ब्रैकेट में माइनस आई फिर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, समीकरण नंबर 5 इसको न देके अब मैं इसको दे देता हूं। ठीक, तो LHS 4 और 5 के LHS को देखिए समीकरण 4 और 5 से। समीकरण 4 व 5 से क्या मिलेगा, LHS तो बराबर है, तो RHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
RHS है E तुल्य माइनस इसमें क्या है IR तुल्य। मैं I को अलग कलर में लिख देता हूं ताकि समझने में परेशानी न हो। R तुल्य इक्वल टू इसका RHS क्या बचा, इसका RHS है E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I कंपल्सरी है, ठीक है, इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब तुलना करते हैं। दोनों पक्षों की तुलना करने पर ये यहां से थोड़ा अलग है इसलिए, ठीक है, तुलना करें। तुलना करने पर ई तुल्य के बराबर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, और आर तुल्य के बराबर क्या मिल रहा है, आर तुल्य के बराबर ये मिल रहा है। आई और आई तो दोनों साइड एक समान है, अतः ई तुल्य बराबर क्या मिला, E1 प्लस E2 प्लस E3। उसी प्रकार तथा आर तुल्य बराबर क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो हमको केवल 3 प्रतिरोधों के लिए, 3 सेलों के लिए मिला। ये हमें केवल 3 सेलों के लिए प्राप्त हुआ। यदि सेलों की संख्या n हुई तो क्या मिलेगा, यदि सेलों की संख्या n हो तो E तुल्य बराबर क्या मिला, E तुल्य बराबर मिलेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 प्लस En तक, तथा इसी प्रकार R तुल्य बराबर क्या मिलेगा, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn। कहने का मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल का मान सभी सेलों के अलग अलग विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान अलग अलग सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर है, आसान है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप इसका फटाफट फोटो खींच लीजिए। इसके बाद मैं चलता हूं दूसरे पॉइंट पर, समांतर क्रम संयोजन। अब हम इसके दूसरे भाग को लेते हैं, समांतर क्रम संयोजन। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 सेल, हम लोगों ने जो माना था वो 3 सेल अपने आंतरिक प्रतिरोध के साथ हमारे पास उपलब्ध हैं। ये 3 सेल हो गए। ठीक है, पहले सेल का विद्युत वाहक बल कितना, E1, दूसरे का E2, तीसरे का E3। ठीक है, पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3 है। अब हमको इसको संयोजित करना है समांतर क्रम में। समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक सेलों के पहला भाग मतलब कौन सा हुआ, इसमें धनात्मक टर्मिनल हुआ, और दूसरा भाग मतलब ऋणात्मक टर्मिनल। तो प्रत्येक सेलों के धनात्मक टर्मिनल को एक साथ, ठीक है, एक बिंदु पर हम लोगों ने जोड़ दिया, और प्रत्येक सेलों के ऋणात्मक टर्मिनल को एक साथ ऋण दूसरे बिंदु पर हम लोगों ने जोड़ दिया। ये हम लोगों ने दूसरे बिंदु पर तीनों सेलों के धनात्मक टर्मिनल को पहले बिंदु के पर और दूसरे बिंदु को अर्थात ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे बिंदु के साथ
जोड़ दिया। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो कहलाता है क्या? समांतर क्रम संयोजन। मास्टर स्टोक्स के अनुसार तीनों के पथ क्या हैं? अलग अलग हैं। जब तीनों के पथ अलग अलग हैं तो तीनों से उत्पन्न विद्युत धारा भी क्या होगा? अलग अलग। अर्थात पहले से उत्पन्न विद्युत धारा I1, दूसरे से I2 और तीसरे से उत्पन्न विद्युत धारा I3 होगा। ठीक, लेकिन चूंकि तीन के तीनों से एक ही बिंदु AB के बीच में है तो तीनों सेलों के बीच का जो विभव होगा वो कितना होगा? एक समान होगा, क्योंकि तीनों के तीनों से एक ही बिंदु के बीच में स्थित है। और हम लोगों ने मास्टर स्ट्रोक में दूसरा पॉइंट ये पढ़ा था कि बिंदु नहीं बदलते तो विभव नहीं बदलती है। यहाँ पर बिंदु नहीं बदला है तो विभव नहीं बदलेगा। ठीक है, अब इस सूत्र के अनुसार अगर मैं चलूं तो मैं इन दोनों को आपस में पक्षांतर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? आई आर इक्वल टू ई माइनस वी। आर का तिर्यक पूरा कर दूंगा तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई माइनस वी बटे आर। अब इस सूत्र का उपयोग मैं यहां पर करता हूं। पहले सेल के लिए, पहले सेल में धारा कितना है? I1 इक्वल टू विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल E1 माइनस V तो कंपलसरी है और आंतरिक प्रतिरोध R1। समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरे सेल के लिए I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 माइनस V बटे R2। समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे सेल के लिए I3 इक्वल टू E3 माइनस V बटे R3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब तीनों सेलों के संयोजन के पश्चात हमको क्या प्राप्त होगा? अब तीनों सेलों के संयोजन के पश्चात हमको प्राप्त होगा एक तुल्य परिपथ। क्या? तुल्य परिपथ। और तुल्य परिपथ में किन बिंदुओं के बीच में है? ए और डी के बीच में। और तुल्य परिपथ कैसा होगा? एक ऐसा परिपथ जो इन तीनों के भार को बर्दाश्त कर सके, अर्थात तीन सेलों द्वारा उत्पन्न धारा जो होगा वो इस तुल्य परिपथ में क्या होगा? एक समान होगा। ठीक है, मतलब तीन सेलों द्वारा अर्थात तीन व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य एक अकेले के द्वारा किए गए कार्य के जब बराबर होता है तो वो तुल्य कहलाता है। तो इसका विद्युत वाहक बल हम क्या मान लें? ई तुल्य। आंतरिक प्रतिरोध आर तुल्य। ठीक है, प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा? आई। प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा? आई। तो परिपथ से क्या बनेगा? परिपथ या मैं इसको तुल्य परिपथ बोलूं। तुल्य परिपथ से I इक्वल टू क्या बनेगा? इस सूत्र से E तुल्य माइनस V बटे R तुल्य। चूंकि V तो A और B के बीच में ही है ना, तो V का मान क्या होगा? बराबर तुल्य का ले चाहे इसका ले, दोनों क्या है? AB के बीच में, AB के बीच में। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 4। परंतु परिपथ से देखते हैं। परंतु परिपथ से क्या मिल रहा है?
परिपथ से हमको जो मिल रहा है वो है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तुल्य धारा का मान इन तीनों धाराओं के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एक अकेले के द्वारा किया गया कार्य तीनों के द्वारा किए गए कार्य के क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1, 2 व 3 से I1, I2, I3 के मान रख देता हूं मैं। तो I इक्वल टू I1 का मान E1 माइनस V बटे R1 प्लस I2 का मान E2 माइनस V बटे R2 प्लस I3 का मान E3 माइनस V बटे R3 हुआ। इनको मैं अब समीकरण 3 और 4 की अगर मैं 4 और 5 की तुलना करूं, समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा, I और I के मान है तो क्या मिलेगा, E तुल्य माइनस V बटे R तुल्य बराबर इधर क्या मिलेगा, E1 माइनस V बटे R1 प्लस E2 माइनस V बटे R2 प्लस E3 माइनस V बटे R3। इतना मिला। अब इनको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा अलग अलग लिखता हूं यहां पर। ठीक है, इधर क्या है, E तुल्य बटे R तुल्य माइनस, चूंकि V सभी में एक समान है तो V को मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूं, बटे क्या होगा, R तुल्य, V बटे R तुल्य बराबर इधर क्या होगा, E1 बटे R1 माइनस V बटे R1। अलग अलग बटे में लिखूंगा तो E1 के बटे में अलग, V के बटे में अलग। इसी प्रकार ये भी प्लस E2 बटे R2 माइनस V बटे R2, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, प्लस E3 बटे R3 माइनस V बटे R3 हुआ। अब E वाले को अलग लिखता हूं, E वाला, E वाला, E वाला, तो हमको क्या मिलेगा, E1 प्लस R1 प्लस E2 प्लस R2 प्लस E3 बटे R3। ठीक है, बचा क्या, उसको अलग लिख देता हूं। क्या बचा, माइनस V बटे R1 माइनस V बटे R2 माइनस V बटे R3। ठीक है, इन तीनों में V कॉमन है तो V को मैं कॉमन निकाल देता हूं। क्या बचेगा, E बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 माइनस V को मैं कॉमन निकाल देता हूं, माइनस V, तो अंदर में फिर क्या बचेगा, अंदर में बचेगा 1 बटे R1 माइनस प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, अब हम इसका इस पक्ष से, इस पक्ष में क्या दिया हुआ है, E तुल्य बटे R तुल्य माइनस V बटे R तुल्य, V बटे क्या है, R तुल्य। तुलना करेंगे तो V और V तो कॉमन हो गया, दोनों एक समान, तो 1 बटे R तुल्य के जगह पर क्या है, ये है, 1 बटे R तुल्य के जगह पर वो है, और E तुल्य बटे R तुल्य के जगह पर क्या है, ये है। ठीक, दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों का तुलना करने पर क्या मिलेगा, E तुल्य
बटे आर तुल्य बराबर इधर क्या मिला, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। ठीक इसी प्रकार 1 बटे आर तुल्य बराबर क्या मिला, 1 बटे आर तुल्य बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, E तुल्य बटे आर तुल्य इक्वल टू E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। क्लियर हुआ। अगर सेलों की संख्या n हो, यदि सेलों की संख्या n हो तो क्या मिलेगा, E तुल्य बटे आर तुल्य बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा, En बटे Rn। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 1 बटे आर तुल्य बराबर क्या मिलेगा, 1 बटे आर तुल्य बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस डैश 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 प्लस 1 बटे Rn। ठीक है, ये मिल गया हमें तुल्य परिपथ का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का अनुपात। ठीक है, और साथ ही तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान जो कि प्रत्येक सेल के आंतरिक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। आई होप आप चूंकि इसको पहले भी पढ़े हुए हैं तो ये आपके लिए ज्यादा परेशान करने वाला चीज नहीं है, बल्कि आपके लिए ये तो पहले से मक्खन हो रखा है। ठीक है, आई होप अब आप सेलों के संयोजन को समझ चुके होंगे। इससे संबंधित यदि परीक्षा में आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसमें वैल्यू रखिए और इसको सामान्य तरीके से हल करिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।